हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास आपने अध्ययन किया है। पद्य साहित्य में आपने पद्य साहित्य के इतिहास के बाद आप गद्य उसमें कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी और पदावली का अध्ययन किया और लिखा भी है। आइए गद्य में भी लिखते हैं। गद्य साहित्य के इतिहास के बाद आप पहला अध्याय लिखेंगे, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ये लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद्र के प्रपौत्र और गोपाल चंद्र गिरधर दास के पुत्र थे। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद्र के सुख से यह वंचित हो गए, अर्थात इनके माता पिता का दोनों क्रमशः 5 और 10 वर्ष की अवस्था में ही निधन हो जाता है। विमाता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष का अध्ययन किया। उस समय काशी में रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें अपना गुरु तुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही इनका विवाह काशी के एक रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थीं। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, जबकि पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी। भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्राएं की। ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई। ऋणग्रस्तता, कौटुंबिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं सहित क्षय रोग से पीड़ित भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में ही हो गया। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध की और सामान्य व्यक्ति के लिए जो ऐसा समृद्धि प्रदान किया हिंदी साहित्य को, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए बिल्कुल असंभव है। ये कवि, नाटककार, निबंधकार, लेखक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के ये जन्मदाता समझे जाते हैं। काव्य रचना भी ये बाल्यावस्था से ही करने लगे थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सन 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु का प्रकाशन एवं संपादन किया जाने लगा। इन्होंने सन 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्र का भी संपादन किया था। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय इस पत्रिका को ही जाता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका को। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। इस नाटक में इन्होंने लिखा था विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी के साथ दुर्लभ बंधु, वैदे की हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंदावली, विशस्य विस्मौधम और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। इन नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने काव्य के क्षेत्र में लिखा था प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, श्रृंगार सतसई, प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम तरंग आदि। इस प्रकार से काव्य सृजन भी किया। इनकी ये जो है नाटकों की भांति निबंध में भी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। जैसे नाटक और काव्य आपने सुनाई है, निबंध भी लिखते थे, जैसे सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, लीलावती और दिल्ली दरबार दर्पण। ये इनके प्रमुख निबंध हैं।
इसके अतिरिक्त ये जीवनियाँ भी लिखते थे। भारतेंदु इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध भी लिखा करते थे। शैली की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक शैली में प्रमुख निबंधों की रचना हुई है। दिल्ली दरबार दर्पण वर्णात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। इनके यात्रा वृत्तांत भी इनके द्वारा लिखा गया। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, और विवरणात्मक शैली में भी ये लिखे हैं वैष्णव पत्ता और भारतवर्ष तथा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है जैसे निबंध विचारात्मक हैं। भारतेंदु जी की भावात्मक शैली का रूप इनके द्वारा लिखित जीवनियाँ, सूरदास, जयदेव, महात्मा, मोहम्मद आदि ऐसे ऐतिहासिक निबंधों के बीच बीच में मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इन निबंधों में शोध शैली, भाषण शैली, स्तोत्र शैली, प्रदर्शन शैली आदि, कथा शैली आदि रूपों में भी मिलते हैं इनके निबंध। इनकी भाषा व्यवहारिक बोलचाल के निकट प्रवाहमयी और जीवंत है। इन्होंने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया, परंतु गद्य के लिए खड़ी बोली को ही अपनाया। भाषा को जीवंत बिल्कुल बनाने के लिए, भाषा को बिल्कुल सजीव बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का भी बड़ा ही सटीक प्रयोग किया है। इस अध्याय में ये जो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध, ये जो निबंध है दिसंबर सन 1884 ईस्वी को बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधे को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। आइए इस निबंध का अध्ययन करते हैं। इससे पहले आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व और व्यक्तित्व से आप परिचित हुए। आइए इसको पढ़ा जाए। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकते। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। बस इनसे इतना ही कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। क्या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को तो कुछ सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल गुड़ दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उन्हें क्या गरज। कहा कि कुछ समय बचा भी तो उन्हें क्या गरज है कि हम गरीब, गंधे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपनी गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना न हम खाली न तुम खाली। ये चलो बस हो चुका मिलना न हम खाली न तुम खाली। आइए पहले इसका इतना अध्ययन करते हैं, फिर इसके बाद अध्ययन करेंगे। इसमें आप प्रसंग लिखेंगे। वैसे संदर्भ, प्रसंग से पहले आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण में हिंदी गद्य के जनक के रूप में विख्यात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से अवतरित किया गया है। भारतेंदु जी ने बलिया के ददरी मेले पर, ये ददरी मेले के अवसर पर ये भाषण देने के लिए इस निबंध को लिखा था। प्रसंग में लिखेंगे कि लेखक का मत है कि भारतवासी तो गुणवान हैं किंतु आलसी हैं। उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता है। उनमें हनुमान जैसा बल और पराक्रम है, किंतु उन्हें कोई प्रेरित करने वाला सच्चा दिशा निर्देशक नहीं है। उन्हें सच्चा दिशा निर्देशक चाहिए, तभी इस देश का कल्याण हो सकेगा।
बताना चाहते हैं कि हमारे इस भारत देश का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ आलस्य बहुत दिखाई पड़ता है। बहुत आलसी लोग हैं यहाँ। इस आलस्य एवं प्रमाद के कारण ही हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है। हिंदुस्तानी लोगों की तुलना उस रेल से की जा सकती है जिसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अच्छे अच्छे डिब्बे लगे हैं, परंतु डिब्बे तब तक व्यर्थ हैं जब तक उन्हें चलाने वाला कोई इंजन ठीक ठाक न हो। जैसे इंजन के बिना रेल चल नहीं पाती, उसी प्रकार नेतृत्व के अभाव में भारतवासी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम लोगों को उचित दिशा निर्देश देने वाले नेतृत्व मिल जाएं, तो हम भारतवासी क्या कुछ नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी में समुद्र लांघने की शक्ति तो थी, किंतु उन्हें पता ही नहीं था। जब जामवंत ने उन्हें प्रेरित किया तो हनुमान को अपना बल विक्रम याद आया और वे समुद्र लांघ गए। ठीक उसी प्रकार भारतवासियों को उनके पराक्रम का स्मरण कराने वाला चाहिए। फिर देखिए किस प्रकार असंभव से को भी संभव कर दिखा देते हैं। हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो सही मार्ग दिखा सके और हमारे बल पौरुष का स्मरण करा सके। इतना ही नहीं, इसमें बताया है कि जो लोग हैं, जो बड़े राजे महाराजे लोग, हाकिम लोग हैं, वो हमारे साथ क्यों, हम भारतवासियों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं, दूसरे पर बिल्कुल निर्भर रहते हैं। ये गलत है। हम ये सोचते हैं कि हमारे राजे महाराजे उस समय भी सोचा करते थे कि हमारे जो राजे महाराजे हैं, जो रईस लोग हैं, वो इस कार्य में आगे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उनको अपने घुड़दौड़ से, झूठी गप लड़ाने से कोई फुर्सत ही नहीं थी। वो फालतू की चाटुकारिता किया करते थे और बस उनको तो अपने स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी। और वो अंग्रेज़ों की चापलूसी किया करते, उनके साथ गप लड़ाया करते, घुड़दौड़ इत्यादि में कराया करते। इससे उनको फुर्सत ही कहाँ, जो हम काले और छोटे लोगों के साथ मिलकर और भारत की उन्नति या अपने देश की उन्नति के बारे में सोचा। इसीलिए इन्होंने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। जब कोई खाली ही नहीं है, सब बिना काम के व्यस्त हैं। बस यहाँ हमारे देश में इसी चीज़ की सबसे बड़ी कमी है, काम करते नहीं और बिना काम के बहुत व्यस्त होते हैं। तो ये जो अवतरण खंड है, इसको आप लिखेंगे भी, और अगला अवतरण खंड में जब अगले बार पढ़ाया जाए, अगला वीडियो में हम उसको देंगे। इसमें आप इस अवतरण खंड में जो पुस्तक से अंत में जो दिया है, पुस्तक के लास्ट में, ये जो पुस्तक के इस अध्याय के लास्ट में दिया होगा जो अभ्यास के प्रश्न, तो अभ्यास के प्रश्नों में जो अवतरण खंड से जो प्रश्न दिया है, एक एक अवतरण खंड से, कि जैसे इसमें प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तुत अवतरण खंड के लेखक कौन है, या इसमें यह हो सकता है कि लेखक ने हिंदुस्तान के लोगों को कैसा ठहराया है। जैसे आलसी मानना है ना, तो ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह से एक एक अवतरण खंड से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और जो आपके लास्ट में दिया हुआ है पुस्तक से, आप उन सबको अवतरण, जितने भी प्रमुख अवतरण खंड हैं, प्रमुख अवतरण खंडों को ही आप लीजिए, तो कम से कम जो आपके पुस्तक में दिया है उतना आप अवश्य लिखेंगे। ये अवतरण खंड भी आप लिख लेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे अध्ययन करते हैं। पहले भी आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े,
पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में, जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, जब कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि का वेध करके इनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत से जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फारसिस आदि, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जा रहे हैं, सभी सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें। उस समय हिंदुस्तान काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। उनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। आइए पहले इतने का अध्ययन करते हैं। इसमें बताया है, लेखक ने बताने का ये प्रयास किया है कि इस समय, क्योंकि पहले भी हिंदुस्तान में यह कार्य ब्राह्मण और राजा महाराजाओं के जिम्मे था, इसलिए सामान्य जनता तो यही समझती थी कि भाई ये लोग काम इन्हीं का है। और यही हमने पहले ही अवतरण में बताया कि ये जो है मूर्खता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए कटिबद्ध रहे, तभी हिंदुस्तान की उन्नति हो सकती है। यद्यपि इनका जिम्मेवारी इनको ये नकारा नहीं जा सकता, सबसे अधिक था, लेकिन इनको निकम्मापन ने घेर लिया। फिर हिंदुस्तान या किसी भी देश का उसका पतन होना निश्चित ही है। फिर भी हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि अपने देश की उन्नति के और विकास के लिए कटिबद्ध रहें, हर पल तैयार रहें, और इतना ही नहीं, जहाँ तक हो सके हम करें। कहा है कि इसमें आप लिखेंगे प्रसंग कि भारतेंदु जी का मत है कि हम अपने अतीत गौरव और ज्ञान को भूल चुके हैं। आलस्य के कारण प्रगति की दौड़ में हम पिछड़ रहे हैं और दयनीय दशा में पहुंच गए हैं। इस स्थिति से हमें उबरना होगा। व्याख्या में लिखेंगे कि भारतेंदु जी भारतवासियों में आत्मगौरव का भाव जगाते हुए कहते हैं कि हमें अपनी इस दुर्दशा पर लज्जित होना चाहिए। प्राचीन समय में जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, तब भी हमारे देश के गणितज्ञों एवं खगोल शास्त्रियों ने बांस की दूरबीन बनाकर नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि की सही जानकारी प्राप्त कर ली थी, और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि ही विलायत में बनी बहुमूल्य दूरबीन से शोध करने पर की गई। आज के इस युग में जब हमें शोध के साधन उपलब्ध हैं, ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, तब हम इन क्षेत्रों में क्यों पिछड़ रहे हैं? दूसरे देशों के निवासी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हम अतीत काल के इस क्षेत्र में अग्रगण्य थे।
आज पिछड़ रहे हैं। यह हमारे लिए लज्जा की बात है। हमारी स्थिति बद से बदतर हो रही है और इतनी दयनीय हो गई है कि हमारी तुलना कूड़ा कचरा फेंकने वाली चुंगी की गाड़ी से की जा सकती है। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, तभी देश की तरक्की हो सकेगी। साहित्यिक सौंदर्य में आप लिखेंगे कि भारतेंदु जी ने अतीत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए भारतवासियों को आत्मगौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। भारतवासियों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए, तभी देश उन्नति कर सकेगा। भारतेंदु जी के विचार उनकी वैज्ञानिक सोच को प्रतिबिंबित करते हुए नेहरू जी की भांति यह मानते थे कि देश तभी उन्नति करेगा जब हमारे भीतर वैज्ञानिक दृष्टि विकसित होगी। भारत के अतीत गौरव का चित्रांकन करते हुए लेखक ने अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया है। भाषा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी है तथा भावात्मक एवं लाक्षणिक शैलियों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह भी अवतरण खंड समाप्त होगा और आगे आपको अगला अवतरण खंड पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।